नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम। रूस और यूक्रेन के बीच जो महायुद्ध चल रहा है उसके 20 दिन अब पूरे हो चुके हैं और इस 20 दिन के दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे को तबाह करने की बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं, लेकिन सच ये है कि यूक्रेन तबाह हो रहा है और रूस इस जिद पर अड़ा हुआ है कि जेलेंस्की अपनी जिद छोड़ करके रूस के साथ बातचीत करें। और उस बातचीत का पहला मसौदा ये है कि वो ये स्वीकार करें कि वो नाटो के पार्ट नहीं होंगे और नाटो की सेना या नाटो का कोई देश यूक्रेन को किसी भी तरीके का समर्थन नहीं देगा, न ही अगर कोई समर्थन मिल रहा है तो यूक्रेन उसे स्वीकार करेगा। उधर राष्ट्रपति जेलेंस्की किसी भी शर्त के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए 3 दौर की वार्ता का कोई न परिणाम निकला है न उसके कोई मायने। सिर्फ बात यह हुई कि संवाद कायम करने की जो कोशिशें हुई, संवाद चला, लेकिन वहीं जाकर के टिक गया कि आखिर में झुकेगा कौन। सवाल यह है कि जो रूस पिछले 20 दिनों से यूक्रेन के हर उस शहर को तबाह कर रहा है जो यूक्रेन की आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में जाना जाता है या उसकी रीढ़ के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुका है। क्या कीव, क्या खार्किव, मारियोपोल, इसके साथ साथ दोनेत्स्क, लुहांस्क, ओडेसा, याल्टा, ये सब वो स्थान हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ तबाही की इबारत बराबर हर दिन लिखी जा रही है। वार्ता के दौरान उसके पहले कुछ समय के लिए रूस युद्ध विराम जैसी बात करता है, लेकिन 5 से 7 घंटे के बाद फिर आग के गोले बरसने लगते हैं हर उस शहर पर जहां यूक्रेन की सेना मोर्चेबंदी की हुई है और वो ये चाहती है कि रूस की जो सेना यूक्रेन में प्रवेश कर चुकी है वो स्ट्रीट फाइट करे और उस स्ट्रीट फाइट में उनको इतनी बुरी तरह परास्त किया जाए कि ये लड़ाई लंबी खिंच जाए और रूस अपने आप को विजेता न घोषित कर पाए। सवाल यह है कि क्या जेलेंस्की जो दावा कर रहे हैं या यूक्रेन के समर्थन में जो तस्वीरें या जो खबरें दी जा रही हैं उससे यूक्रेन का कोई फायदा हो रहा है? अर्थात नहीं हो रहा है, क्योंकि एक खबर के मुताबिक, आंकड़े के मुताबिक जो WHO की तरफ से जारी किए गए हैं और तमाम वैश्विक संगठनों की तरफ से जो मानवीय मूल्यों के रक्षा और उसके लिए हर वो कदम उठाने के लिए आगे रहते हैं, उनके मुताबिक 20 से 25 लाख लोग अपना घर बार छोड़कर यूक्रेन से बाहर जा चुके हैं। वो यूक्रेन से सटे हुए उन देशों में शरण लेने के लिए मजबूर हैं जो यूक्रेन को सहायता देने के नाम पर ढेर सारे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि यूक्रेन की सेना अपने आत्मबल से, वहां के नागरिक अपने आत्मबल से लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ाई जो गैर बराबरी की लड़ाई है। इसलिए यकीन मानिए, युद्ध और मिलिट्री साइंस के सिद्धांतों के मुताबिक एक ऐसी लड़ाई लड़ी जा रही है जिसमें तबाही एक आधुनिक देश की, एक भरे पूरे संपन्न खुशहाल देश की हो रही है, वहां के नागरिकों की हो रही है। और जिस तरीके से उसकी आर्थिक व्यवस्था, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया जा रहा है, वो यूक्रेन अब अपने आप को संभालने का अगर प्रयास करेगा तो उसको कई वर्ष लग जाएंगे। और संभालने में अगर उसका प्रयास तेजी के साथ आगे बढ़ा और उसमें पूरी दुनिया का समर्थन रहा तो वो अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएगा, अन्यथा आने वाले समय में यूक्रेन के लोगों के सामने और भी अधिक मुश्किलें आएंगी। उधर दूसरी तरफ अमेरिका और नाटो के देशों के प्रयासों से, पश्चिमी देशों के प्रयासों से ऐसा दिखाया तो जा रहा है कि ढेर सारे प्रतिबंधों के कारण रूस की स्थिति बेहद खराब हो रही है और बीच बीच में अमेरिका के तरफ से, वहां के रक्षा मंत्रालय की तरफ से बयान भी दिया जा रहा है कि अब मात्र 10 से 15 दिनों के लिए ही रूस के पास गोला बारूद या आक्रामक हथियारों की पूरी खेप है। लेकिन रूस अपने तरफ से जिस रणनीति पर कायम कर रहा है, आने वाले समय में कीव सहित तमाम उन शहरों की पूरी रीढ़ ही तोड़ देनी है जिससे जेलेंस्की या उनकी सेना ये दावा ही न कर पाए
कि वो एक देश के नागरिक या सैन्य नागरिक के रूप में लड़ाई कर रहे हैं। क्योंकि जब आधुनिक सरकार या एडमिनिस्ट्रेटिव मॉड्स के सारे तौर तरीके या उसकी पूरी प्रणाली ही नष्ट हो जाएगी, तब जो भी लड़ाई यूक्रेन में लड़ी जा रही है वो अपने अपने हिसाब से हर शहर में वहां के सेना या नागरिक लड़ रहे हैं, जिसका सेंट्रल कमांड पूरी तरह से क्षत विक्षत हो जा रहा है। ऐसे में राष्ट्रपति जेलेंस्की या उनके सैन्य कमांडर दिखाने के लिए तो पूरी दुनिया के सामने एक देश के परेशान किए जा रहे राष्ट्रपति या सेना के अंग के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन यूक्रेन की तबाही की जो इबारत लिखी जा रही है, जो पटकथा लिखी जा रही है, उसका प्रभाव न सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरे यूरोप और कह सकते हैं कि पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो यूक्रेन के खरासान शहर की है और यहाँ पर वहाँ के सैन्य संगठन के लोग, सेना के लोग और नागरिक सब मिलिट्री ड्रेस में तैनात होकर के रूस के आगे बढ़ती हुई सेना के खिलाफ मोर्चाबंदी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आपको लगता होगा कि ये लड़ाई यूक्रेन धीरे धीरे रूस को पस्त करने की स्थिति के तहत लड़ रहा है, लेकिन यकीन मानिए कि रूस जिस तरीके से आक्रामक कार्रवाई आर्टिलरी और हवाई हमले के माध्यम से कर रहा है, उससे यूक्रेन पूरी तरह से बिखर चुका है। एक बिखरे हुए देश की सेना और उसके राष्ट्रपति अपने मनोबल को दिखाने के लिए जो लड़ाई लड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से जिन वीडियोस को वायरल किया जा रहा है, उससे पूरी दुनिया की सिंपैथी यूक्रेन के प्रति बढ़ती जरूर दिख रही है। उनकी बहादुरी के दास्तां जरूर गाए जा रहे हैं, लेकिन इससे यूक्रेन के लोगों की जो मुश्किलें बढ़ रही हैं, शायद इसका अंदाजा WHO जैसी संस्था या यूनाइटेड नेशंस के वो तमाम संगठन जो इस पर नजर रख रहे हैं उनको है, अन्यथा सब अपने अपने हितों के हिसाब से यूक्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं और उस इस्तेमाल के तहत रूस के सामने मुश्किलें पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर यूक्रेन में नाटो की सेना या अमेरिका की कोई सैन्य टुकड़ी होती तो ये लड़ाई सीधी हो सकती थी, लेकिन इससे बचते हुए यूक्रेन को नैतिक और सैन्य सहायता दे करके रूस को मुश्किलों में डालने की कोशिश अमेरिका और नाटो के देश कर रहे हैं। उस लड़ाई में नुकसान सिर्फ यूक्रेन का हो रहा है। रही बात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की, तो वो बराबर यही कह रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के दौरान अगर कोई भी तीसरा देश हस्तक्षेप करेगा तो उससे निपटने के लिए रूस तैयार है। यहाँ तक कि ब्रिटेन और जर्मनी, कुछ हद तक अमेरिका को भी रूस खुली चुनौती दे रहा है और अब समुद्र के रास्ते भी वो हर उस किसी भी तैयारी को माकूल जवाब देने के लिए तैयार है जिसमें समुद्र के जरिए रूस को घेरने की कोशिश की जाए। इसलिए आप ये समझ सकते हैं कि 20 दिनों की लड़ाई में यूक्रेन तबाही के दौर से गुजर रहा है। रूस को घेरने की तमाम कोशिशें नाटो देशों की तरफ से की भले जा रही हैं, वो अपनी ताकत दिखाने का प्रयास भले कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन की जनता सिर्फ और सिर्फ बेजार हो रही है, मुश्किलों में फंसती जा रही है और वहाँ आधुनिक सुख सुविधा और एक देश का जो मौलिक ढांचा होता है, अर्थात उनका आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वो पूरी तरह से तबाह हो रहा है। इसलिए पूरी दुनिया पर उसका असर जाना स्वाभाविक है। मसलन कच्चे तेल की कीमतें किस तरह से आसमान छुएंगी और आने वाले समय में यूरोप में खाद्य संकट भी एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, क्योंकि यूक्रेन की जो तबाही लिखी जा रही है उसमें हमें पता होना चाहिए कि यूक्रेन खाद्य वस्तुओं के उत्पादन में, अर्थात गेहूं, चावल, इस तरह के मोटे अनाजों के उत्पादन में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता रहता है और इसके कारण यूरोप में खाद्य वस्तुओं की कीमतें कंट्रोल में रहती हैं। लेकिन अगर वहाँ पर ये स्थिति आई तो खाद्य वस्तुओं की कीमत किस तरह से बढ़ेगी, इसका आप सहज अनुमान लगा सकते हैं और उस बढ़ते हुई कीमत पर वहाँ के लोगों में जो अनरेस्ट की स्थिति आएगी, उससे भी
वहां के सरकारों को दो चार होना पड़ेगा। कुल मिलाकर के यूरोप अगर तबाही के दौर से गुजरेगा तो उसकी आग एशिया या अन्य जगहों पर नहीं जाएगी, ये आप नहीं कह सकते। इसलिए पूरी दुनिया एक तरह से अभी भी उस संकट के दौर से गुजर रही है जहां तीसरे विश्व युद्ध की एक बड़ी शुरुआत हो सकती है, क्योंकि रूस को सीधे तो नहीं लेकिन रूस को पस्त करने के लिए अमेरिका चीन को डरा रहा है, धमका रहा है। उधर ईरान भी अपने अंदाज में अपनी ताकत को दिखाने की कोशिश कर रहा है और उसके ताकत को उसके औकात में लाने की कोशिश इजराइल कर रहा है। दुनिया के 5 बड़े देश जो सैन्य ताकत के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, वो एक दूसरे को देख लेने या एक दूसरे के ताकत को पूरी तरह से खत्म करने का बयान दे रहे हैं। तो हम कैसे ये नहीं कह सकते कि तीसरे विश्व युद्ध की आशंका से अभी हम बच गए हैं। अर्थात ये खतरा अभी बरकरार है और जब कोई लड़ाई लंबी चलती है, उस लंबी लड़ाई का नुकसान पूरी दुनिया को उठाना पड़ सकता है और तब जो आर्थिक हालात होंगे या आर्थिक मंदी जैसी स्थिति आएगी, तब पूरी दुनिया का क्या होगा। इसलिए यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग में अभी हम सिर्फ 2 देशों की लड़ाई के रूप में देख रहे हैं, नाटो के इन्वॉल्वमेंट के रूप में देख रहे हैं, परमाणु युद्ध की आशंका को देख रहे हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता चल रहा है या इस बात का अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं कि कितना बड़ा मानवीय संकट उत्पन्न होने वाला है, क्योंकि आर्थिक समस्याएं आने वाले समय में बढ़ने वाली हैं। और उस स्थिति में भारत जैसे देशों को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार कच्चे तेल की कीमत अगर बढ़ती गई तो आप समझ लीजिए कि यहाँ के गरीब और मध्यम वर्ग की जनता या लोगों पर उसका क्या बोझ पड़ेगा। और अगर वो बोझ पड़ेगा तो यहाँ भी एक तरह से संकट की स्थिति उत्पन्न होगी, जिसके लिए सरकार को दो चार होना पड़ेगा। और इन परिस्थितियों से गुजरते हुए एक ही कोशिश की जा सकती है, वो शांति की कोई भी पहल आगे बढ़ती हुई फिलहाल नहीं दिख रही है, क्योंकि रूस किसी भी कीमत पर अपने शर्त से पीछे हटने को तैयार नहीं और यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं। ये और बात है कि न झुकते हुए भी ये दिखावा करके कि जेलेंस्की कीव में बरकरार हैं, कीव की तबाही की इबारत प्रतिदिन वो अपने अंदाज में लिखते या लिखाते हुए देख रहे हैं। सवाल यह है कि एक यथार्थपरक दृष्टिकोण अपना करके जेलेंस्की बातचीत का रास्ता क्यों नहीं अख्तियार कर रहे हैं, जबकि व्लादिमीर पुतिन पूरी तरह से तबाह करने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति से बातचीत करना चाहते हैं। ये और बात है कि यूक्रेन की सरकार को इस बात का अनुमान है और आशंका व्यक्त की जा रही है कि जेलेंस्की को किसी भी सूरत में या तो गिरफ्तार किया जा सकता है या उनकी हत्या कराई जा सकती है। और इसके लिए चेचन आर्मी के स्पेशल कमांडो फोर्स यूक्रेन में उतार दी गई है और उस फोर्स के टुकड़ी को जेलेंस्की की तलाश है। जेलेंस्की अभी मिल तो नहीं रहे हैं, लेकिन समय समय पर अपना वीडियो फुटेज जारी करके वो इस बात का एहसास यूक्रेन के लोगों को, रूस को, पूरी दुनिया को कराने की कोशिश करते हैं कि यूक्रेनी समाज झुकेगा नहीं। और इसके साथ ही वो दोहराते हैं कि रूस की सेना आत्मसमर्पण कर दे। सवाल यह है कि जेलेंस्की जब ये बात कहते हैं तो हमें ये क्यों नहीं समझ में आता कि जेलेंस्की एक ऐसे सेना को आत्मसमर्पण करने के लिए कह रहे हैं जो सेना जेलेंस्की के हर एक शहर को 2 से 3 दिन के भीतर कब्जा कर रही है। ये और बात है कि कब्जा करती हुई सेना को भारी नुकसान भी पहुंचाने की कोशिश कर रही है वहां की आर्मी, क्योंकि वो स्ट्रीट फाइटिंग हो रही है। अपने ही शहर में आक्रमणकारी सेना को जवाब देने की रणनीति के तहत जो भी कार्रवाई वहां की सेना और नागरिक कर रहे हैं, उसका बुरा प्रभाव रूसी सेना पर पड़ रहा है। लेकिन रूस की सेना भी अगले 2 हफ्ते के वॉर प्लान के तहत रूस के तमाम शहरों पर कब्जा कर रही है और कीव पर पिछले 48 घंटों से बेहद सघन बमबारी की जा रही है। और इसके मायने साफ हैं कि कीव पर कब्जा करने की तैयारी
के साथ साथ कब्जे का पूर्ण ऐलान होगा और उसके साथ ही वैकल्पिक सरकार पर कोई घोषणा रूस के राष्ट्रपति की तरफ से की जा सकती है। इसी के मद्देनजर खबर यह भी आ रही है कि पोलैंड सहित 3 देशों के वहां के प्रधानमंत्री, राष्ट्राध्यक्ष कीव पहुंच करके जेलेंस्की से मिलने वाले हैं और जेलेंस्की से मुलाकात करके वो भरोसा दिलाएंगे कि वो देश उनके साथ हैं। सवाल तो यह है कि पिछले 20 दिनों से जो लड़ाई चल रही है, हर वो देश जो साथ देने का दावा और वादा तो करता है, लेकिन उसका प्रभाव रूस पर कुछ भी नहीं पड़ रहा है। दुष्प्रभाव यह है कि यूक्रेन बर्बाद हो रहा है, तबाह हो रहा है। 20वें दिन और पूरे 20 दिन के कहानी का सार यह है कि यूक्रेन की तबाही को रोकने का सार्थक प्रयास और सार्थक पहल हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि दोनों अपने अपने स्टैंड से पीछे हटने की बात सोचने को तैयार ही नहीं। एवी स्टार न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।